ठीक है, मैंने फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अब सबको स्क्रीन दिख रही है, राइट? तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ कि जो स्ट्रक्चरल शेप्स होते हैं वो डिफाइन कैसे होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कैसे होती है कि उसको क्रॉस सेक्शन एरिया में काटा जाता है ना। मतलब कोई भी शेप देख लो, अगर उसकी प्रॉपर्टीज आपको जाननी है या फिर उससे मतलब उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसको क्रॉस सेक्शन में कटना होता है ना। अगर कोई भी सपोज ये कोई भी एक मेंबर है तो उसको अगर क्रॉस सेक्शन में काटोगे तब उसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगी। अब सबसे पहला जो शेप इंट्रोड्यूस होता है वो है डब्ल्यू शेप, जो मोस्ट कॉमनली यूज शेप है। मतलब आप बीम कॉलम्स में देखोगे तो मैक्सिमम टाइम पे आपको डब्ल्यू शेप दिखेगा बिल्डिंग पर, राइट? तो डब्ल्यू शेप ही 80% शेप यूज होता है, वो डब्ल्यू शेप। अब डब्ल्यू शेप की जो लेंथ है वो 40 फीट से लेकर 60 फीट तक अवेलेबल रहती है। कभी कभी रिक्वेस्ट के अनुसार अगर कोई मील में अगर 80 फीट 90 फीट भी चाहिए तो मिल से वो रिक्वेस्ट की जाती है, तब जाके वो लेंथ मिलती है। लेकिन जनरल अवेलेबल लेंथ होती है 40 से लेके 60 फीट। ठीक है। अब कुछ कुछ फैब्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनके कुछ अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना। मतलब कुछ कुछ मिल्स ऐसी रहेंगी जो सिर्फ 40 फीट के ही प्रोड्यूस करेंगे, कुछ 60 फीट के ही रहेंगे। तो जिस कस्टमर के लिए आप काम कर रहे हो या फिर जिस फैब्रिकेटर के लिए काम कर रहे हो, सबसे पहले वो क्या करता है, जो भी उसके पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या फिर जो उसके स्टैंडर्ड से हुआ वो डिटेलर्स को भेजता है ना। हर फैब्रिकेटर का स्टैंडर्ड होता है हर शेप के लिए। मतलब कौन सा शेप उसको किस लेंथ पे अवेलेबल है, फिर सेक्शन साइज 10 से लेके 40 तक अवेलेबल है नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले फैब्रिकेटर डिटेलर को भेजता है, जिससे उसे पता होता है डिटेलर को कौन सा शेप अवेलेबल है। अगर वो नहीं है तो वो RFI भेजता है, जो मैंने कहा रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, है ना, कि ये शेप अवेलेबल नहीं है तो इसके अलावा कोई चेंज हो सकता है क्या। फिर डिजाइनर क्या करता है, डिजाइनर उस शेप को रिप्लेस करके या फिर कुछ चेंज करके आपको फिर से डिजाइन दे देता है। तो डब्ल्यू शेप, सी शेप और एस शेप में आप अगर कॉर्नर देखोगे, अब देखो ये शेप कैसे क्रिएट हो रहा है ना। ऊपर में एक पैरेलल पार्ट, नीचे एक पैरेलल और बीच में एक वर्टिकल लाइन दिख रही है ना। तो इससे वो शेप क्रिएट होता है, मतलब आई शेप जैसे आपको दिखता है। तो ये जो दो लाइंस है इनको कहेंगे हम लोग टॉप और बॉटम को फ्लेंजेस, और वर्टिकल जो है उसको कहेंगे वेब। अब ये जो फ्लेंज और वेब है ये सारे शेप में आपको मिलेगा। मतलब इसको अभी क्या है कि ये कॉमन टर्म है। अब अगर सी शेप के लिए मैं जाऊंगा वहां पे भी आपको एक वेब वाला पार्ट दिखेगा, और जो दो नीचे मतलब अटैचमेंट है उनको बोलेंगे हम लोग फ्लेंजेस। सेम चीज आपको HSS में मिलेगी, ये आगे आएगा आपको, लेकिन बता रहा हूँ कि जो फ्लेंज और वेब की बात कर रहा हूँ वो सब में कॉमन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो इनर वाला पार्ट है, रेडियस पार्ट, ये सब शेप में आपको मिलेगा। मतलब कभी भी ऐसी चीज नहीं होगी कि अगर आपने डब्ल्यू फ्लेंज ऑर्डर किया तो कभी भी आपको ऐसी चीज नहीं आएगी कि ऐसा शेप नहीं आएगा। मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री का कोई कॉर्नर बन रहा है। कभी भी आप अगर देखोगे तो ये शेप मिलेगा आपको रेडियस में, है ना। तो ये रेडियस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको कल भी कहा था कि जब कनेक्शन डिजाइन होते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइनर जो कनेक्शन डिजाइन करके देता है, तो ये जो पार्ट है, ये देखो ये की वाली लाइन, ये होती है एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ, मतलब एग्जैक्ट पैरेलल डेप्थ ऑफ वेब, है ना। सी जो पार्ट है मतलब ये क्या रहेगा, एग्जैक्टली पैरेलल रहेगा, दोनों साइड की पैरेलल रहेगी। और फिर इस की से रेडियस कॉर्नर स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे के एंड K1 वैल्यू। के वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर टू वेब, और K1 है परपेंडिकुलर टू फ्लेंज, है ना। रेडियस वाला पार्ट जहां से रेडियस स्टार्ट होती है फ्लेंज पे वो होती है K1 वाली वैल्यू, और जहां पे वेब से स्टार्ट होती है वो होती है K वाली वैल्यू। अब ये चीज मैं क्या बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सपोज अभी यहाँ पे आपका एग्जाम, यही पे एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी ये मेरा ऐसी कंडीशन है, ठीक है, 3D में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपका ऐसा बीम कनेक्ट हो रहा है और दूसरा बीम यहाँ पे लगने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पे जब उसका कनेक्शन होगा तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन में देखो, ठीक है, यहाँ पे आपके बीम्स लग रहे हैं। तो जब यहाँ पे उसका कनेक्शन होने वाला है, सपोज स्लिप एंगल कनेक्शन की बात हम लोग कहते हैं, ये कनेक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे जब बीम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि यहाँ पे सपोज ये मेरा एंगल लगा हुआ है ना। एंगल मतलब कैसे, ये ऐसा एंगल लगा हुआ है, 3D में बता रहा हूँ, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एंगल लगा हुआ है, तो ये एंगल क्या है कि के वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, अगर आपने के वैल्यू पे बात कही इसकी, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करो, ये मेरी फ्लैट है और यहाँ से मेरी रेडियस के वाली वैल्यू स्टार्ट होती है। सपोज यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टार्ट हो रही है,
करेक्ट। ऐसे अगर मैं यहाँ पे एंगल लगाने जाऊंगा के के ऊपर तो क्या हो जाएगा, बीच में गैप क्रिएट होगा। करेक्ट, यहाँ पे गैप क्रिएट होगा। सपोज यहाँ पे एंगल लगाने की कोशिश करूंगा, ऐसे ये कुछ होल्स रहेंगे, तो इनके बीच में जो वेज है, ये वेज और यहाँ पे वो गैप क्रिएट होगा। तो क्या है कि कनेक्शन वहां पे लग नहीं पाएंगे, है ना। यहाँ पे गैप क्रिएट होने से क्या है कि ये कनेक्शन फिजिबल नहीं रहेगा। मैं आपको 3D व्यू भी दिखाऊंगा बाद में। तो ये एंगल मतलब ये कनेक्शन फिजिबल नहीं रहेगा, इसीलिए ये के वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो कनेक्शन जब भी वो डिजाइनर करता है के वैल्यू को ध्यान में रखते हुए करता है कि के वैल्यू के ऊपर जो भी एंगल है वो लगना नहीं चाहिए, या फिर कुछ उसका भी क्राइटेरिया है कि वो कितना ऊपर चल सकता है, कितना इंफ्रिंजमेंट उस के वैल्यू के बीच में चलेगा। ठीक है, अभी अभी उस चीज पे ध्यान मत दो, क्योंकि बता रहा हूँ कि के वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर डब्ल्यू शेप आपके सामने आता है तो डब्ल्यू शेप के जो भी प्रॉपर्टीज है, मतलब जो भी नॉमेनक्लेचर है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो कि अगर फ्लेंज की विड्थ आपको बतानी है तो यहाँ पे देखो बी और बॉटम में एफ डिजाइन ये किया डेजिग्नेट किया, राइट। तो ये बी मतलब क्या है, उसकी विड्थ हो गई, है ना। फिर डी मतलब डेप्थ, डब्ल्यू फ्लेंज की डेप्थ। अब ये जो डेप्थ होती है ये नॉमिनल डेप्थ होती है। नॉमिनल मतलब अप्रोक्सीमेट, ठीक है, एग्जैक्ट डेप्थ नहीं होती। अगर आपको डब्ल्यू शेप दिया गया है W10/44, तो 10 मतलब ये D इज इक्वल टू 10 नहीं रहेगा, ये आइदर 9.45 या फिर 10.21 ऐसे कुछ रहेंगे, एग्जैक्टली 10 नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये जितनी भी क्या बोलते हैं, जितने भी साइजेस दिए हुए, जितने भी शेप्स दिए हुए, ये आपको AISC मैनुअल में, मतलब जो LRFD मैनुअल की बात कह रहे थे अभी, AISC मैनुअल, उस AISC मैनुअल में ये सारे शेप्स मिलते हैं। मतलब आपको ये शेप ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि कहाँ से लेके कहाँ तक वो शेप रहेगा, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जो भी शेप्स है वो जब आप सॉफ्टवेयर पे काम करोगे वो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी स्टोर रहेंगे, मतलब वो फाइल ऑलरेडी वहां पे रहेगी। आप जब इनपुट करोगे, सपोज आपने वैल्यू डाली W10/22, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टीज ले लेगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि के वैल्यू कितनी है ना। अब यहाँ पे देखो TF मतलब थिकनेस ऑफ फ्लैंज, फिर TW थिकनेस ऑफ वेब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसने दिया हुआ है कि ये जो शेप्स की आपने वीडियो में देखा होगा कि कुछ शेप्स का ग्रुप होता है जिसमें उसकी जो थिकनेस वैल्यूज होती है वो कॉमन रहती है ना। या फिर ये जो विड्थ की वैल्यू है, फ्लैंज की विड्थ, वो कॉमन रहती है। ठीक है, मतलब ये जो विड्थ रहेगी वो कॉमन रहेगी कुछ ग्रुप्स के लिए, मतलब W44/335, 290, 262 उनके लिए। अब क्या है कि जो मैंने कहा है यहाँ पे देखो, W शेप इज डेजिग्नेटेड एज W44x335, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है। ठीक है, W44x335 सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब ये एक शेप है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शेप्स मिलेंगे, W6 से लेके आपको W44 तक शेप्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो W इंडिकेट वाइड फ्लैंज, 44 इज एन अप्रोक्सीमेट डेप्थ इन इंचेस, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एग्जैक्ट डेप्थ नहीं रहेगी, मतलब आपको अगर W44 बोला है तो उसकी एग्जैक्ट डेप्थ W44 नहीं रहेगी, वो आइदर W43 रह सकती है, 43.5 रह सकती है ना, या फिर 44 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, लेकिन 44 नहीं रहेगी। 335 इंडिकेट द वेट ऑफ स्टील पर फीट इन अ पाउंड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि W44 में 44 क्या है और 335 क्या है, तो 335 आपको पता होना चाहिए क्या, वो होता है वेट ऑफ स्टील पर फीट इन अ पाउंड। मतलब एक फीट का आपने अगर टुकड़ा ले लिया स्टील का, तो उसका वेट कितना रहेगा, 335 पाउंड। समझ में आया, वेट ऑफ स्टील पर फीट इन अ पाउंड, ये चीज समझ लो। क्योंकि को अगर किसी ने पूछ लिया आपको, मतलब जब सपोज आप डिटेलिंग फील्ड में जा रहे हो और वहां पे किसी ने इंटरव्यू लिया, वो मतलब कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ये लोग वही पूछते हैं कि अगर W44/335 है तो 335 का लॉन्ग मतलब ये बताओ कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज वेट ऑफ स्टील पर फीट इन अ पाउंड, है ना। अब देखो एक्चुअल
मिल टॉलरेंस, आपने वीडियो में देखा होगा कि मिल टॉलरेंस के लिए उसने एक टेबल दिया था, ठीक है, एक टेबल दिया था जिसमें आपको ऐसे कुछ चीज दिखाई थी। ये टेबल आगे आने वाला है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसी कुछ चीज दिखाई दे रही थी आपको, राइट। तो यहाँ पे उसने दिए थे कुछ मिल टॉलरेंसेस दिए थे, वैल्यूज दी थी कुछ ऐसी वैल्यू। अब क्या होता है कि जब भी रॉ मटेरियल मतलब वो मिल से गुजरती है, तो क्या है, जो उसके रोलर्स होते हैं उससे वो फ्लेंजेस जो मैं दिखा रहा हूँ, ये कि पैरेलल शेप दिख रहा है आपको, है ना, ऊपर की फ्लेंज और नीचे की फ्लेंज एग्जैक्टली पैरेलल है, वो एग्जैक्टली कभी कभी पैरेलल नहीं होती, क्या हो जाती है, कभी कभी उसमें टॉलरेंसेस आ जाते हैं ड्यू टू द रोलिंग, है ना, जो रोलिंग होके आती है। तो इससे क्या हो जाता है कि 1/16 1/8 का टॉलरेंस उसमें आ जाता है। तो जब भी डिजाइनर डिजाइन करता है, कनेक्शन डिजाइन करता है, या फिर ये शेप जब इंट्रोड्यूस करते हैं बिल्डिंग्स में, तब उतना टॉलरेंस वो कैलकुलेट करके चलते हैं कि इतना टॉलरेंस उस शेप में आएगा। तो एआईसी मैनुअल में उसका एक टेबल दिया हुआ है कि शेप्स के अनुसार, मतलब जो उसकी डेप्थ है डब्ल्यू की, उसके अनुसार कितना टॉलरेंस चल सकता है, कितना नहीं चल सकता, ये सारी चीजें उसमें दिया हुआ है। तो इतना आपको देखने की इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि टॉलरेंस हर जब आप कनेक्शन करोगे तो हर जगह आपको ये टॉलरेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ती, दिस इज निग्लिजिबल, है ना, क्योंकि ये फैब्रिकेटर का कॉल होता है कि उसको चेक करना है कि टॉलरेंसेस उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसको ऐसे मैनुअल रेफर करना होता है कि उससे ज्यादा वो टॉलरेंसेस को जाने नहीं दे सकता। मतलब अगर 1/16 है दैट इज ओके, 1/8 है दैट इज ओके, मतलब उसके डेप्थ के अनुसार। लेकिन उससे ज्यादा सपोज वो 5/16 3/8 टॉलरेंस है, तो उससे क्या हो जाएगा कि ऊपर की फ्लेंज ही अगर 5/16 से स्लोप में जा रही है, तो उसके ऊपर जो डेक आएगा, उसके ऊपर जो स्लैब आएगा, शायद वो उसको मतलब उसकी स्ट्रेंथ को सह नहीं सकता, या फिर वहां पे क्या बोलते हैं इल्ड हो सकता है ना, वहां पे ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये सारी चीजें उसको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू शेप्स आर अवेलेबल फ्रॉम साइज W4 to 44, ठीक है। अब ये जो W4 है, डब्ल्यू मैंने मतलब 4 तक अब देखा नहीं अभी तक, लेकिन W6 से लेके W44 तक आपको बिल्डिंग्स में शेप्स इंट्रोड्यूस होंगे। मैक्सिमम टाइम पे W6 जो होते हैं वो लाइट वेट एप्लीकेशन में यूज होते हैं, लेकिन जनरली आपको W8 से लेके W33 36 के शेप्स बहुत मिलेंगे बिल्डिंग्स में। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, इट इज कॉमनली यूज फॉर बीम, कॉलम, ब्रेसेस एंड लिंटेड। अब बीम्स मतलब क्या है कि जो भी आपके प्लान्स में आप मेंबर्स को देखोगे, है ना, वहां पे आपको दिखेगा। कॉलम्स मतलब क्या है, वर्टिकल मेंबर, बीम्स मतलब हॉरिजॉन्टल मेंबर, ठीक है। ब्रेसेस मतलब इंक्लाइन मेंबर, जो इंक्लाइन मेंबर्स लग रहे होते हैं, है ना। और लिंटेल्स, लिंटेल्स मतलब क्या है कि आपने आपके घर में देखो दरवाजा देखा है, विंडोज देखी है, राइट। अब विंडोज के ऊपर देखो हम लोग कहते हैं उसको क्या, हेडर कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं, आपने सिविल में ये चीज पढ़ी होगी या फिर मैकेनिकल में भी होगी। तो नीचे का पार्ट होता है क्या आपका सिल, और ऊपर का पार्ट होता है आपका हेडर। अब क्या होता है कि जब आप वॉल क्रिएट करते हो, उसमें ओपनिंग क्रिएट करनी है, करेक्ट। वॉल क्रिएट करते करते क्या मेजनरी हम लोग रखते रहते हैं ना, मेजनरी मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट करनी है विंडोज के लिए, राइट। यहाँ से आपकी वॉल स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पे वो ब्रिक्स को डालना स्टार्ट करता है। अब ब्रिक सपोज यहाँ तक आ गई इस केस में, ठीक है। अब क्या है कि इसको इसके ऊपर उसको ब्रिक रखनी है, तो सीधा सीधा विंडोज के ऊपर ब्रिक रखते हैं कि हम लोग नहीं रखते, है ना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे बीम डालते हैं, शायद वो कंक्रीट का बीम डाल सकते हैं या कुछ होता है, करेक्ट। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जो ब्रिक्स होती है, फिर से उसको रखना स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि जब ये स्टील की बिल्डिंग बन रही होती है या फिर कुछ होता है, तो उसमें कभी कभी ये मेजनरी कंक्रीट की भी लिंटेल हो सकती है, या फिर कंक्रीट के अलावा वो क्या यूज करते हैं, यहाँ पे स्टील का बीम यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्टील का बीम इसके ऊपर रख देंगे, इस वॉल के ऊपर, इस वॉल के ऊपर कुछ बियरिंग यहाँ पे 8 इंच की या फिर उससे ज्यादा या फिर कम की बियरिंग रखेंगे, यहाँ पे स्टील बीम रखेंगे। अब मैं यहाँ पे जस्ट क्रॉस सेक्शन दिखा देता हूँ, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि लिंटेल होता क्या है। जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे कट करूंगा, तो यहाँ पे आपको कैसी चीज दिखेगी, ये ब्रिक की वॉल है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका डब्ल्यू शेप, डब्ल्यू शेप, और उसके ऊपर फिर से ब्रिक स्टार्ट हो जाएगी। और ये छोटा पार्ट होता है, इसमें भी छोटी ब्रिक को काटते हुए रखेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रिक के अंदर एनक्लोज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और फिर से ऊपर ब्रिक स्टार्ट होगी, तो इसको कहेंगे हम लोग लिंटेल, ठीक है। ये टर्म होती है लिंटेल। तो ये लिंटेल समझ में आ गई सबको क्या होता है, करेक्ट। अब क्या है कि कभी कभी बीम्स भी यूज होंगे, एंगल्स भी यूज होते हैं, ये आगे आएगा आपको।
जनरली WT यूज होता है, WT। ठीक है, तो डब्ल्यू शेप सबको समझ में आ गया, डब्ल्यू शेप होता क्या है, करेक्ट। उसकी के वैल्यू क्या होती है, के वन वैल्यू क्या होती है ना। और अगर फ्लेम की विड्थ को कहूंगा तो उसको बी से डिनोट किया जाता है, उसके मतलब एग्जैक्टली होती है या फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उसके बाद W44 में 44 क्या है, 335 क्या है, तो बस इतना, ये चीज होती है डब्ल्यू शेप के लिए। ठीक है, तो ये सबको पता है। अब आगे का शेप होता है एस शेप। एस शेप जनरली सब लोगों ने देखा, कहाँ पे देखा है, रेल ट्रैक में। इंडिया में अगर देखोगे तो रेलवे के ट्रैक जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, एस शेप से, है ना। रेलवे के ट्रैक सबको पता है कि कौन कौन से गेज होते हैं, वो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। एस शेप, it is commonly called American Standard Beam or may be referred as the I-beam. These section were the first roll section in America. ये क्यों बताया गया, क्योंकि जो पहला सेक्शन बनाया हुआ था अमेरिका में स्टील का रोल्ड हुआ था वो था एस शेप। ठीक है, लेकिन जनरली ये बिल्डिंग्स में यूज नहीं होता आजकल, आजकल सिर्फ डब्ल्यू शेप ही यूज होता है बीम्स के लिए और कॉलम्स के लिए। ये आई शेप यूज नहीं होता, या एस शेप यूज नहीं होता। फिर ये एस शेप कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है क्रेन्स के ट्रैक बनाने के लिए। अब जब आपने ऊपर में बिल्डिंग में देखो, हाई रूफ की बिल्डिंग में वीडियो में दिखाया गया था कि बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी होती है कि जहाँ पे नीचे से क्रेन एक्सेस नहीं कर सकता ऊपर के बीम्स को रखने के लिए, तो वहां पे क्या है कि सेल्फ मेड क्रेन रखते हैं जिसके लिए ट्रैक बनाना पड़ता है। तो वो ट्रैक बनाते हैं इस एस शेप से, जिससे वो क्रेन उसके ऊपर बैठता है, फिर वो मूव हो सकता है इधर से उधर, है ना। तो उसके लिए एस शेप यूज होता है। क्या लिखा है आपके से, अब यहाँ पे देखो एस शेप में क्या है, हमने डब्ल्यू शेप में देखा। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो डब्ल्यू शेप था, इसकी जो फ्लेंजेस थी और बॉटम साइड ऑफ फ्लेंज थी, ये एग्जैक्टली पैरेलल थी। मतलब इसकी थिकनेस आप देखोगे टीयर, वो एग्जैक्टली पैरेलल थ्रू आउट। ठीक है, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक एग्जैक्टली पैरेलल है, सिर्फ के वैल्यू को छोड़ के, करेक्ट। लेकिन जब आप एस शेप को रेफर करते हो तो एस शेप में क्या होता है, उसका जो ऊपर वाला मतलब जो टॉप पार्ट है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट है, और बॉटम में जो देख रहे हो तो बॉटम में क्या होता है, वो बेवेल्ड में हो रहा है, करेक्ट, बेवेल्ड एज बनती है। तो एस शेप में यही वेरी करता है कि जब उसका बॉटम पार्ट ऑफ प्लेन इज बेवेल्ड वन। ठीक है, ये बेवेल्ड में है। अब यहाँ पे देखो डेप्थ, एज शेप इज डेजिग्नेटेड एज सेम। अभी जितने भी आप शेप देखोगे कौन कौन से, एच, डब्ल्यू, फिर कौन सा है आगे, एच पी, इनमें जो डेजिग्नेशन है जिससे हम लोग डिजाइन मतलब ये कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डेजिग्नेट कर रहे हैं, वो कॉमन है। डब्ल्यू में भी आप लोगों ने देखा कि W12/33 सेम चीज दिख रही थी, एस में भी वही है, S12/10। यहाँ पे क्या है, W12 इज एन अप्रोक्सीमेट डेप्थ इन इंच, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, ये भी एग्जैक्ट डेप्थ नहीं रहेगी। मतलब अगर W12/10 बोला है, S/12/10 बोला है, तो 12 उसके एग्जैक्ट डेप्थ नहीं रहेगी। ठीक है, वेरी करती रहेगी, आइदर वो 12 से कम हो सकती है या फिर 12 से ज्यादा। अब 12 से इतनी भी कम नहीं होगी कि 11 से नीचे चली जाए, करेक्ट। अगर 12 है तो वो 11 से ऊपर ही रहेगी, या फिर 13 से ऊपर भी नहीं जाएगी। समझ रहे हो, उसी इंच के बीच में वो खेलेगी, ऐसी चीज। अभी देखो कॉर्नर में उसने क्या बोला है, फिलेट बोला है। जो हम लोगों ने के वैल्यू की बात कर रहे थे, रेडियस वाली वैल्यू की बात कर रहे थे, उसको कभी कभार टेक्निकल टर्म्स में फिलेट भी कहते हैं। अब फिलेट क्यों कहते हैं, ये चीज हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग वेल्ड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो फिलेट एग्जैक्टली होता क्या, मतलब रोल्ड शेप, फिलेट का शेप आता है उसको, तो इसलिए उसको फिलेट कहते हैं। ठीक है, रोल्ड वाले पार्ट को। 10 indicates the weight of steel per feet in a pound. This shape is still available but are not generally stocked by the fabricator. We need to order this shape in advance. The main difference between S and W shape is the inside surface of the plank, which is slope, है ना। अब वो स्लोप कितना होता है, 2 इंच से लेकर 12 इंच तक। The popularity available grade of steel S shape is ASTM A992 and A36. हमने ऊपर का जो W शेप था उसका ग्रेड भूल गया बताना, भूल गया। W शेप का ग्रेड होता है A992। अब A992 मतलब क्या है कि पहले वो उसमें जो KSI वैल्यू थी A992 की, वो है 50 KSI। अब 50 KSI क्या है कि ये इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब ये शेप हम लोग सॉफ्टवेयर में इनपुट करते हैं तो शेप के आगे उनकी KSI वैल्यू डालनी पड़ती है ना, 50 KSI, 36 KSI, है ना वो। तो KSI का लॉन्ग फॉर्म आपने देखा, कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, क्या था KSI का लॉन्ग फॉर्म।
किप्स पर स्क्वायर इंच था, करेक्ट। देख लेना वीडियो में एक बार, किप्स पर स्क्वायर। तो क्या है कि जब वो केएसआई की वैल्यू होती है 50 केएसआई, मतलब क्या है कि जब कार्बन, अब ये जितनी भी स्टील के शेप्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कार्बन प्लस मैंगनीज इंक्लूड करके इन शेप्स को बनाया जाता है। उसके बाद फिर इनकी केएसआई वैल्यू कैसे करते हैं, डिक्रीज करते हैं, या फिर अगर ज्यादा बढ़ानी हो, कम करनी हो, तो ये कार्बन की जितना भी कार्बन इसको इंक्लूड कर रहे हैं जब बनाते टाइम, उसके अनुसार ये वैल्यू चेंज होती है। लेकिन जनरली डब्ल्यू शेप जो भी हम लोग यूज करते हैं उसका ग्रेड होता है A992, ध्यान में रखना, ठीक है। डब्ल्यू शेप का ग्रेड क्या रहेगा, A992। अब डब्ल्यू शेप में भी देखो वेदरिंग स्टील का एक शेप ग्रेड होता है A588। अब A588 मतलब क्या है कि वेदरिंग स्टील मतलब कौन सा स्टील जो बारिश के मतलब ऐसी जगह पे यूज हो रहा है जहाँ पे बारिश या फिर बहुत ज्यादा होती है ना। इससे क्या हो जाता है कि जो उसके ऊपर कोरोजन है या फिर रस्ट है वो उसके ऊपर नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, आपने उस वीडियो में देखा होगा कि वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है या फिर कहीं पे भी कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज होता है ना, इसके कारण वहां पे कोरोजन नहीं होता। तो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि अगर कैसे बिल्डिंग मतलब आपका अगर आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट सेट आया है और वो स्टील कहाँ पे यूज हो रहा है, ऐसी जगह पे यूज हो रहा है जहाँ पे मतलब बारिश या फिर कहीं पे पानी का कॉन्टेक्ट, वाटर का ज्यादा कॉन्टेक्ट हो, तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, A588 का ग्रेड यूज करेंगे डब्ल्यू शेप के लिए। तो दो ग्रेड आपको ध्यान में रखते हैं, A992 जो जनरली 90% यूज होता है, और एक A588 वो आपको बहुत ही कम मिलेगा। आपको जो मैंने बताया पहला पेज होता है कॉन्टेक्ट सेट का, वहां पे लिखा होता है कि डब्ल्यू शेप का ग्रेड आपको कौन सा यूज करना है, सी का ग्रेड कौन सा यूज करना है, मतलब चैनल्स का कौन सा करना है, एचएसएफ का कौन सा करना है ना। सारे ग्रेड्स आपको दिए हुए होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो जब भी आप पहले मतलब टूल पे काम करने जाओगे तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट सेट पढ़ना है, उसका पहला पेज ओपन करना, वहां पे स्ट्रक्चरल स्टील के नोट्स ओपन करना, उसमें चेक करना कि डब्ल्यू शेप का ग्रेड क्या दिया हुआ है। जनरली 90% आपका सेम ही होता है 992। फिर चेक करना कि जितने भी मेरे चैनल्स है, एंगल्स है, प्लेट्स है, उनके ग्रेड क्या है। अगर वो वैरी होते, कभी कभी वैरी होते, कस्टमर्स के अनुसार वैरी होते, तो आपको चेक करना है कि वो ग्रेड आपके टूल में है कि नहीं है। अगर टूल में है तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, मेंबर इनपुट कर सकते हो टूल में, ठीक है ऐसे। अब ये होगी आपकी चीज। अब देखो ये जो एस शेप है वो कहाँ कौन कौन से ग्रेड में मिलता है, ASTM A992 एंड A36। अब आप बोलोगे कि ये ASTM क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि ASTM का हम लोगों को लॉन्ग फॉर्म पता है, राइट, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। अब ये जो सोसाइटी होती है ना, ये ग्रेड मतलब जितने भी शेप्स है इनकी स्ट्रेंथ को चेक करती है, ठीक है, चेक करती है कि इसमें कार्बन या फिर जितना उसका भी कितना प्रमाण है या क्या है, उसके अनुसार ये इनकी ग्रेड को डिसाइड करता है। इसीलिए आगे ASTM लिखना पड़ता है, मतलब जरूरी नहीं है कि ASTM लिखो। जब हम लोग डिटेलिंग करेंगे और जो बॉम्ब कहा था उस बॉम्ब में सिर्फ आपको A36, A992, A550 इतना ही रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ASTM उसके आगे लगता है प्रीफिक्स, ठीक है। जब भी आप अगर लिखना चाहोगे मतलब थ्योरी में लिखोगे तो ASTM लिखना जरूरी है, लेकिन जब हम लोग टूल में डालेंगे तो टूल में सिर्फ A36 डालते हैं, या फिर ड्राइंग्स में देखोगे तो ड्राइंग्स में सिर्फ A36, A992 यही रहेगा, ASTM सिर्फ प्रीफिक्स होता है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ओके, फिर आगे का शेप है HP शेप। इसका देखो क्या लिखा है, हाइपोथेटिकली पैरेलल। हाइपोथेटिकली पैरेलल मतलब क्या है कि अगर आप इसके एज टू एज लाइंस करोगे, लाइंस मारोगे, तो इसकी डेप्थ भी और इसकी लेंथ की विड्थ भी ये एग्जैक्टली सेम रहेगी, ऑलमोस्ट सेम। मतलब ये जो डी वाली वैल्यू है और ये बी एफ वाली वैल्यू है, ये दोनों सेम रहेगी, हाइपोथेटिकली सिमेट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू सेम दिखेगी आपको। एचपी शेप, अब इसमें जितने भी टर्म्स है ना, ये देखो डी वाली वैल्यू, टीएफ मतलब थिकनेस ऑफ फ्लैंज, फिर के1 मतलब क्या है कि क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर टू फ्लैंज, के वाली वैल्यू। फिर यहाँ पे देखो के वाली वैल्यू क्या है, के मतलब परपेंडिकुलर टू वेव, करेक्ट। फिर सी मतलब क्या है, स्ट्रेट पार्ट ऑफ द वेव, मतलब जहां से रेडियस खत्म होती है वो वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखो HP शेप इज डेजिग्नेटेड एज HP 14x177, सेम है जैसे हम लोगों ने W देखा, S देखा। 14 इज ए नॉमिनल डेप्थ इन इंचेस, मतलब नॉमिनल मतलब अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं। 177 indicates the weight of steel per feet in a pound. These HP shapes are primarily used as a piling in a foundation. जिन्होंने सिविल पढ़ा होगा, मैकेनिकल पढ़ा होगा, इनको पाइलिंग पता है। क्या होता है पाइलिंग, कि जब हम लोग फुटिंग बनाते हैं, है ना, पाइलिंग वर्ड पता है सबको,
ठीक है ना, उस टाइम पे यूज होती है। जब बड़ी बड़ी मतलब मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनती है तो क्या होता है कि सिर्फ पियर्स और फुटिंग से काम नहीं होता, उनको पाइलिंग की जाती है ना, बनाया जाता है। तो मेरे को भी ज्यादा टर्म पता नहीं, लेकिन मैंने देखा था ये पाइलिंग क्या होता है। जब बड़े बड़े टावर बनते हैं तो उनकी सेपरेट एक फुटिंग की शीट आती है, तो उसमें मैं दिखाऊंगा, एक शीट दिखाऊंगा पाइलिंग के लिए। लेकिन हमारे यूज का नहीं है। कभी भी हम लोग पाइलिंग में जो डब्ल्यू शेप मतलब जो एसपी शेप यूज होते हैं या फिर होते होंगे, वो हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। वो किसका स्कोप होता है, जो कंक्रीट के ऊपर काम करता है उस वेंडर का काम होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एचपी शेप कहाँ यूज होता है, पाइलिंग, जब फाउंडेशन पाइलिंग होती है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, to resist the impact of the pile driving hammer. The popularly available grade of steel for HP shape is ASTM A572 grade 50. ठीक है, A572 grade 50 वाला। अब आएगा सी शेप, जिसको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड चैनल। अब ये जो सी शेप है, इसमें देखो मैंने क्या कहा था कि ये जो वर्टिकल पार्ट है ये रहेगा आपका वेस्ट, और ऊपर के जो भी है आपके ऊपर और नीचे में वो रहेंगे फ्लैंजेस। इसमें भी चेक करो कि के वैल्यू आपको सेम दिख रही है ना। फिर टी दिखेगी, डेप्थ मतलब क्या है, टॉप ऑफ जो फ्लैंज है और बॉटम ऑफ फ्लैंज, इसके बीच का डिस्टेंस मतलब डेप्थ। फिर यहाँ पे आपको थिकनेस दिखेगी, क्या बोलते हैं, चैनल की थिकनेस। लेकिन जब आप फ्लैंज की थिकनेस देखोगे तो फ्लैंज की थिकनेस वेरी होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो इनसाइड कॉर्नर है वो किसमें है, स्लोप में है। ठीक है, अब द अमेरिकन स्टैंडर्ड चैनल कंसिस्ट ऑफ a weight and two tempering parallel flanges. This member is used for straight stringers and many other miscellaneous locations such as girts, jams and headers. ये जो आपको वर्ड्स आ रहे हैं स्टेयर, अब स्टेयर मैं आपको जब मिसलेनियस वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि स्टेयर कैसे थी। लेकिन जनरली आप लोगों ने रेलवे में देखा, रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो वहां पे कभी कभी देखो साइड में जो लगे होते हैं ना, स्ट्रिंजर्स लगे होते हैं साइड में, जहां से आप उतर रहे हो है ना, उसके साइड में स्ट्रिंजर लगे होते हैं, तो वो चैनल से ही बनते हैं। फिर उसके बाद देखो गर्ड्स है, गर्ड्स आपने वर्कशॉप देखे होंगे, वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में आपको गर्ड्स जैम्स ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, मैं आपको गर्ड्स पता है, जैम्स पता है, ऐसे होप करता हूँ। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा गर्ड्स जैम्स तब आपको चीज समझ में आएगी। ठीक है, एंड हेडर वहां पे यूज होते हैं। The popularly available grade of steel for C shape is ASTM A529 grade 50 and ASTM A36. इनकी ग्रेड देखो चेंज है। ठीक है, A529 ग्रेड 50 एंड ASTM A36। ASTM आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बता रहा हूँ ये सिर्फ प्रीफिक्स है, लेकिन A36 A529 ग्रेड 50 ये इनकी ग्रेड हो गई। C shape is available from size 3 इंच to 15 इंच, मतलब C3 से लेके C15 तक आपको इसकी डेप्थ मिलेगी। अब ये जो डेप्थ होती है इसको कहेंगे हम लोग एग्जैक्ट डेप्थ। हम लोग अब तक क्या पढ़ रहे थे, नॉमिनल डेप्थ पढ़ रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पे देखो कोई भी अगर शेप डिफाइन किया है C3 इंटू 6 या फिर C15 इंटू 50, तो ये जो C15 है उसकी जो डी वैल्यू है वो एग्जैक्ट 15 मिलेगी, एग्जैक्ट डेप्थ। ठीक है, where 15 is a channel exact depth in a inches and 50 is a weight of steel per feet in a pound। ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला आपको नंबर दिखता है ये सबके लिए कॉमन मिलेगा। अब आते हैं एमसी शेप, है ना। आपको ये गर्ड जैम्स हेडर ये सब आगे बताऊंगा, अभी अगर जरूरत रहे तो वक्त मिलेगा तो मैं अभी भी बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग शेप खत्म कर लेते हैं। फिर आगे का शेप है एमसी शेप। अब सी शेप और एमसी शेप ये जनरली आपको सेम सिमिलर ही दिखेंगे। डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस सिर्फ होता है उसकी जो फ्लैंज की विड्थ है उसमें। ठीक है, एमसी शेप में, सी शेप में जो फ्लैंज की विड्थ रहेंगी वो कुछ ही लिमिटेड, मतलब 3 इंच 4 इंच तक ही आपको अवेलेबल रहेगी। लेकिन अगर आपको फ्लैंज विड्थ ज्यादा चाहिए सी शेप में तो उसके लिए आपको ये एमसी शेप यूज करना पड़ता है। ठीक है, देखो एमसी शेप्स आर रेफर्ड एज अ मिसलेनियस चैनल सेक्शन and are very similar to the C shape. The only real difference is the width of flanges and flanges inner slope. The popularly available grade for steel for MC shape is 529 grade 15 and A36। मतलब जो C shape का ग्रेड था सेम MC shape में आपको मिल रहा है। MC shape is available from size 3 to 18, 3 इंच से लेके 18 तक आपको ये अवेलेबल होंगी डेप्थ। अब इसकी जो डेप्थ रहेगी ये भी एग्जैक्ट डेप्थ रहेगी, अप्रोक्सीमेट नहीं या फिर नॉमिनल नहीं, एग्जैक्ट डेप्थ।
देखो MC शेप्स इज डेजिग्नेटेड एज, जैसे आपने सी देखा वैसे ही उसमें भी सेम होता है कि 50 इज द चैनल एग्जैक्ट डेप्थ एंड 50 इज द वेट ऑफ स्टील पर फीट इन अ पाउंड। अब जाते हैं M शेप। द M शेप्स आर बेसिकली लाइट इन अ वेट देन अ W शेप। इट हैज अ रिलेटिव नैरो फ्लेंज। अब इसकी जो फ्लेंज विड्थ रहेगी ये बहुत ही नैरो रहेगी। मैंने अभी तक मतलब मेरे करियर में मैंने ये एम शेप कहीं भी यूज होते हुए नहीं देखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एम शेप क्या होता है ना। आपको डब्ल्यू शेप जैसे ही दिखेगा, बस क्या है इसका डिफरेंस, जो इसकी विड्थ रहेगी फ्लेंज की विड्थ, ये सिर्फ आपको 5 इंच तक, मैक्सिमम 5 इंच तक ही अवेलेबल होती है ना। मतलब कहीं पे लाइट वेट एप्लीकेशन यूज हो रहा होगा वहां पे शायद यूज होते होंगे, मैंने अब तक इनका रियल यूज नहीं देखा बिल्डिंग्स में, लेकिन इट हैज अ रिलेटिव नैरो फ्लेंज, मैक्सिमम 5 इंच, ठीक है। Flange width. The use of this shape is very limited. The popularly available grade of steel for M shape is A36. ये आपको A36 में मिलेंगे ग्रेड्स में, ठीक है। इनमें भी देखो फ्लेंजेस की जगह पे आपको K1 दिख रहा है, फिर K दिख रहा है ना, रेडियस मतलब K वैल्यू डिफाइन होते हुए, T मतलब क्या है आपको दिखेगी, जो उसकी डेप्थ है, क्या बोलते हैं वेब की एग्जैक्ट डेप्थ। उसके बाद फ्लेंज की विड्थ, और D मतलब जो भी शेप है उसके एग्जैक्ट डेप्थ, सॉरी एग्जैक्ट नहीं है, नॉमिनल ही है, ठीक है। वेयर 12 इज द चैनल, ये चैनल नहीं रहेगा, गलती से लिखा हुआ। 12 इज द नॉमिनल डेप्थ ऑफ अ एम शेप एंड 10 इज द वेट ऑफ स्टील पर फीट इन अ पाउंड, ठीक है। ये जो ये जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हैं ये कॉमन ही दिखेंगे आपको। TF मतलब थिकनेस ऑफ फ्लेंज, TW मतलब थिकनेस ऑफ वेब, करेक्ट। K मतलब K वैल्यू, K मतलब वो भी K ही वैल्यू है, राइट। डेप्थ, फिर T मतलब क्लियर, क्या बोलते हैं क्लियर वेब डेप्थ, और BF मतलब विड्थ। अब देखो L शेप। अब क्या है कि वो जो ऊपर वाले शेप आपने देखे अब तक जितने भी पढ़े हम लोगों ने, उसको हम लोग मेन मेंबर्स के तौर पे ज्यादा यूज करते हैं, है ना, मेन मेंबर एप्लीकेशन में। जैसे आप लोगों ने डब्ल्यू शेप देखा, जिसको हम लोग यूज करेंगे बीम्स में, कॉलम्स में, है ना, लिंटल्स में, ब्रेसेस में, वहां पे। अभी जो एल शेप है ना, ये जनरली यूज करते हैं हम लोग डेक के लिए, मतलब पेरी पेरी में यूज हो रहा है ना, या फिर ब्रेसेस के लिए यूज हो रहा है, ऐसी जगह पे हम लोग एल शेप को यूज करते हैं। अब एल शेप मतलब क्या है, एल मतलब उसके आकार के अनुसार ही एल शेप उसका नाम रखा गया। एल शेप मतलब क्या है, दो उसकी साइड्स रहेंगी। एल शेप्स आर द एंगल्स विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेग एट अ राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल में, ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का इनका एंगल बनता है। इसके बीच में भी आपको कर्व ही दिखेगा, एग्जैक्टली 0 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर एंगल नहीं दिखता, मतलब ऐसी नहीं चीज होगी, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको कर्व ही दिखा रहा है ना, एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं बन रही। अब ये देखो क्या लिखा है, इट हैज अ लेग, it has a leg equal or unequal in length, angle are used for connection, bracing, curve beams, etc. The popularly available grade of L shape is A36 and A529 grade 50, ठीक है। इनकी ग्रेड कौन कौन सी है, 36 एंड A529 ग्रेड 50। अब जनरली जो एंगल्स यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंगल्स आर यूज फॉर अ कनेक्शन। तो जो भी एंगल्स यूज होते हैं वो कनेक्शन के लिए मेनली यूज होते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपको एक बीम कॉलम के साथ कनेक्ट करना है, या फिर बीम को बीम के साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, जब कनेक्शन आते हैं तो जनरली डबल एंगल कनेक्शन, शेयर टाइप कनेक्शन ये देखने मिलते हैं। तो कनेक्शन के लिए आपको एल शेप यूज होता हुआ दिखेगा। एल शेप में क्या है, दोनों लेग सेम हो सकते हैं या फिर वेरी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ए एंड ए, तो यहाँ पे एल शेप्स आर डेजिग्नेटेड एज L 8x6x1/2। अब 8 जब भी आप इसको डेजिग्नेट करोगे, अगर अनइक्वल लेंथ है तो सबसे पहले उसकी जो लेंथ, बड़ी वाली लेग की साइज लेंथ है वो आएगी, फिर बाद में आएगी छोटी लेग, और बाद में उसकी थिकनेस। देखो 8 मतलब बड़ी लेग की साइज, फिर छोटे लेग की साइज, और हाफ इंच उसकी थिकनेस। अब एंगल्स में जो थिकनेस रहती है वो कॉमन मतलब सेम रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा कि एक साइड की जो थिकनेस है वो 1/4 इंच और दूसरी साइड की हाफ इंच, नहीं, दोनों सेम रहेगी, ठीक है। जब भी आप एंगल बनाओगे कि दोनों लेग की थिकनेस सेम रहेगी, इसलिए देखो एल शेप डेजिग्नेटेड एज 8x6x1/2। When specifying the unequal leg in angle, the long leg is always specified as the first leg. The maximum available length of angle is 26.
अब एंगल की लेंथ, मैक्सिमम एंगल की लेंथ कितनी रहेगी, 20 फीट रहेगी, ठीक है। मतलब फैब्रिकेटर का स्टैंडर्ड होता है, आप जिस फैब्रिकेटर के लिए काम करोगे तो वो जब स्टैंडर्ड भेजता है आपको, तो वो क्या बोलता है कि उसको एंगल सिर्फ 20 फीट के लेंथ में ही चाहिए, इसीलिए। आगे के शेप है WT, MT, ST शेप, जिनको कहते हैं टी शेप। अब ये जो शेप्स होते हैं WT, MT और ST, ये शेप किससे बनते हैं, आपके जो W शेप, S शेप और M शेप आपने पढ़े उससे बनते हैं। अगर WT आपको डिफाइन करना है तो किससे बनता है, W शेप को आधे से काटा जाता है ड्वेज में, ठीक है। WT, MT शेप, these are the structural T shapes. T shapes are made by splitting a WMS shape longitudinally at a middle depth. समझ में आ रहा है? अगर इसको मैं एग्जैक्टली 180 डिग्री घुमा दूं और यहाँ पे अटैच कर दूं बॉटम पार्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा W और M, है ना। अगर इसको एग्जैक्टली 180 डिग्री में घुमा के इस बॉटम पे अटैच करूं तो एग्जैक्टली वो बन जाएगा W शेप। तो WT वैसे बनाए जाते हैं कि उनकी वेव को एग्जैक्टली हाफ पार्ट में काटा जाता है, ठीक है। तो जो हम लोग वेब कह रहे थे W शेप में, अब वो बचा वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे स्टेम। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे स्टेम। ऊपर वाला पार्ट रहेगा फ्लेंज, और यहाँ पे फिर सेम चीज आएगी, है ना, के वाली वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ये कुछ एक्स वगैरह दिख रहा है, ये चीज दिख रही है, ये होता है उसका क्या बोलते हैं, एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस वगैरह होता है ना। मतलब आप अगर ऐसे कोई भी रस्सी से कोई भी आप चीज को एक टंगा दो, मतलब अगर मैं पकड़ू कोई भी, सपोज मोबाइल पकड़ू, तो इसका एक न्यूट्रल एक्सिस होगा जहाँ पे उसका वेट कॉमन रहेगा, है ना, सेंट्रोइड पॉइंट जिसको कहते हैं, तो उस पॉइंट से हमको कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अब देखो WT शेप इज डेजिग्नेटेड एज ए WT 9x25। अगर आपके सामने किसी ने रख दिया कि WT 9x25 किस W शेप से बना हुआ, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। जैसा कि जब ये डेजिग्नेट किया जाता है तो इसका W शेप हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो वैल्यूज होती है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, है ना। 9x2 18 बन जाएगा, 25x2 50 हो जाएगा। तो W18x50 शेप से ये WT बनाया गया, समझ में आया? ऐसे मतलब कोई भी शेप आपके सामने रख दिया जाए, सपोज WT 6x12.5 ऐसे रखा, तो किस शेप से बनाया होगा वो, W12x25 उससे बनाया रहेगा, ऐसा समझ में आया। मल्टीप्लाई बाय 2 से हम लोग कर देंगे। एक मिनट रुको, हेलो। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है? देखो WT डेजिग्नेट, कुछ बीच में स्क्रीन में कुछ आ नहीं रहा है ना, रिफ्लेक्शन वगैरह दिख रही है स्क्रीन? ओके। WT shape is designated as WT 9x25. The WT 9x25 is cut from W18/15. The same is the weight portion of the W shape. इसको हम लोग same कहेंगे। WT shape is section commonly used structural T section। मतलब जो WT है जनरली आपको बिल्डिंग्स में दिखेगा, बाकी शेप्स नहीं दिखेंगे, MT या फिर ST शेप नहीं दिखेगा, WT कॉमनली यूज होता है। अब ये कहाँ पे यूज होता है ये दिखाएगा। WT is commonly used in a trusses and various connection एंड द फॉर लिंटेल। जैसे मैंने कहा कि W शेप जैसे लिंटेल के लिए यूज होता था, WT भी लिंटेल के लिए यूज होगा। आपने अगर ट्रसेस देखे होंगे तो ट्रसेस में भी ये यूज होता है। ट्रसेस में कहा यूज होता है, एज टॉप कॉर्ड एंड बॉटम कॉर्ड। आपको ट्रस पता होगी कि ट्रस कैसे बनाई जाती है, ये ट्रस भी आपको आएगी। ट्रस ऐसी होती है, ठीक है, ये इसके बीच में जैसे मैंने जॉइंट कहा था वैसे, तो ऐसी रहेगी। तो यहाँ पे ऊपर की जो इसको टॉप कॉर्ड कहते हैं हम लोग, और ये नीचे वाली को बॉटम कॉर्ड, ठीक है। तो ये ऐसी शेप्स रहेंगे ऐसे, इस कंडीशन में आपको ये दिखेगी।
समझ में आ रहा है? अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो आपको कैसे ऐसे शेप दिखेगा, सेम नीचे में ये शेप रहेगा और फिर बीच में ये मेंबर्स वर्ड, इसको कहेंगे वेब मेंबर, ये होते हैं वेब मेंबर। ठीक है, तो जनरली ट्रसेस में ये यूज होती है। समझ में आ रही है चीज, है ना? उसके बाद मैंने कहा कि लिंटेल के लिए यूज होती है, तो लिंटेल के लिए भी सेम चीज देखो कि ये WT है और फिर इसके ऊपर आपके वो ब्लॉक्स रखेंगे, वो यहाँ पे एक ब्लॉक रखेगा, यहाँ पे फिर दूसरा ब्लॉक, जितनी भी आपकी मेसनरी की थिकनेस है ना, और फिर इसके ऊपर वो चलती रहेगी ब्रिक। समझ में आया? तो नीचे में क्या मिल जाता है, नीचे में एग्जैक्टली अब ये जैसे W बात कर रहा हूँ कि WT बात कर रहा हूँ, तो ये यूज क्यों करते हैं? नीचे में एग्जैक्टली प्लेन सरफेस मिलना चाहिए, यही इसका पर्पज होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपकी विंडोज देखते हो, ऊपर वाला पार्ट देखते हो, तो वो एग्जैक्टली प्लेन रहता है, राइट? एक एग्जैक्ट प्लेन सरफेस दिखना चाहिए, है ना? वहां पे आपका अगर डोर आएगा तो डोर के लिए क्या है कि अगर वो अनइवन सरफेस रहा तो वो जा नहीं पाए, इसलिए वो एग्जैक्टली प्लेन सरफेस रखने के लिए हम लोग ये लिंटल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगी कि WT क्यों यूज किया है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे फिर ये सारी चीजें, और WT आपको ब्रेसेस में भी यूज होते हुए दिखेगा। ब्रेसेस हम लोग जब वर्टिकल ब्रेसेस पढ़ेंगे या फिर हॉरिजॉन्टल ब्रेसेस पढ़ेंगे, उस टाइम पे भी आपको बताऊंगा कि कैसा होता है इसका। उसके बाद है द इनसाइड कॉर्नर ऑफ WSC शेप्स आर नॉट स्क्वायर ऑन दिस वेरियस शेप्स, मतलब स्क्वायर नहीं होता, ये रेडियस में ही दिखेगा। The inside corners of these sections are radiuses. This radius distance is called as a K distance or K value. This K distance is very important for connections of the member. ये सेम पर्पस। अब आते हैं पाइप के ऊपर, है ना? स्टील पाइप्स आर अवेलेबल ऑन 3 बेड। अब देखो पाइप क्या है कि मैक्सिमम टाइम पे आपको पाइप, ये जो चीज दिखेगी ये कॉलम्स के लिए दिखती है, अगर ज्यादा बड़ा मतलब बहुत ही कम यूज होते हुए कॉलम्स दिखेंगे जहां पे आपको पाइप यूज करना पड़ता है, अदरवाइज ये आपको मिसलेनियस एप्लीकेशन में दिखेंगे। मिसलेनियस एप्लीकेशन मतलब कैसा, और जो आपने हैंडल्स देखे होंगे ना, जैसे स्टेयर्स के साइड में हैंडल्स लगी होती है, गार्ड रेल्स लगी होती है, तो वहां पे पाइप यूज होते हुए दिखता है, राइट? तो वहां पे आपको ये चीज दिखेगी। अब पाइप में भी देखो क्या चीज है, स्टील पाइप्स आर अवेलेबल इन 3 वेज। कौन कौन से? स्टैंडर्ड, एक्सेस एंड डबल एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, और डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब एक्सेस को हम लोग क्या कहेंगे वो चीज बताइए। देखो स्टैंडर्ड को शेड्यूल 40 और शेड्यूल 80, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है शेड्यूल 40 है ना शेड्यूल 80। अगर स्टैंडर्ड है या फिर शेड्यूल 40 लिखा हुआ है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में शेड्यूल 45 बोलेगा, या फिर कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में वो स्टैंडर्ड बोलेगा, दोनों टर्म सेम है। ठीक है, और शेड्यूल 80 मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, आइदर एक्सेस लिखा होगा या फिर शेड्यूल 80 लिखा होगा। समझ में आया? स्टैंडर्ड इज इक्वल टू शेड्यूल 40, एक्सेस इज इक्वल टू शेड्यूल 80, सिर्फ उसका अलग नाम है। कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में आपको शेड्यूल 40 शेड्यूल 80 लिखा होता है, या फिर कोई कोई में स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लिखा होता है, या फिर कोई कोई फैब्रिकेटर का स्टैंडर्ड होता है कि अगर स्टैंडर्ड पाइप लिखा हुआ है तो उसको जो बॉम्ब है या फिर जो मटेरियल की लिस्ट है उसमें क्या लिखना होना चाहिए, शेड्यूल 40 होना चाहिए, है ना? जब वो परचेसिंग के लिए जाता है तो शेड्यूल 40 लिख के जाता है, स्टैंडर्ड लिख के नहीं जाता। मतलब फैब्रिकेटर के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड भी करता है। सिर्फ आप ध्यान में रखो कि स्टैंडर्ड मतलब 40 और ये 80 एक्सेस। अब इनमें देखो डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टाइप्स आर देयर इन द वॉल थिकनेस, है ना? जब पाइप स्टैंडर्ड होता है तो उसकी थिकनेस कैसी रहेगी, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसकी थिकनेस कैसी है, और डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है तो उसकी थिकनेस कैसी है ना? As the weight increases, the inside diameter decreases due to increase in thickness. Pipes are used for stair rails, handrails, and a guardrail. The popularly available grade of steel for pipe is ASTM A53. पाइप की ग्रेड आपको कॉमन ही मिलेगी, कौन सी? A53। ठीक है, अब स्टैंडर्ड पाइप की जो थिकनेस होती है वो आपको कॉमन मतलब कम मिलेगी, जब वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी थिकनेस ज्यादा मिलेगी, और डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में उसकी थिकनेस और ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब वैरी क्या करता है, जब सपोज पाइप आपको 5-3 स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, अब मैं आपको यहाँ पे जस्ट बताता हूँ एक एग्जांपल के लिए। 3 चीज लिखी हुई है, ठीक है? एक ये लिखा हुआ है,
कैपिटल में रहेगा, ठीक है, ये मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, कैपिटल में आता है ऐसे। अब इसमें चीज देखो कि पाइप 3 स्टैंडर्ड, 3 एक्सेस और ये, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि इन तीनों के जो आउटर डाया रहेंगे, आउटर डाया ओडी, ये तीनों का सेम रहेगा, ठीक है, तीनों का आउटर डाया सेम रहेंगे, लेकिन जो आईडी है इनर डाया, इन तीनों के इनर डाया वेरी करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पाइप 3 स्टैंडर्ड मतलब आउटर डाया, ये जो 3 की वैल्यू है ये ओडी नहीं होती, ठीक है। मतलब क्या है कि ओडी का अगर मैं डायमेंशन निकालू, पाइप 3 स्टैंडर्ड में ओडी का अगर डायमेंशन निकालू इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 012 ऐसे कुछ रहेगी। फिर एक्सेस की निकालूंगा तो ये शायद रहेगी 2.8, और ये अगर निकालने जाऊं तो ये रहेगी शायद 2.5। ये आईडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आईडी इनर डाया। आप इसमें देखते हो तो आउटर डाया का रहेगा शायद 3.4, इसका भी देखो 3.4। ये वैल्यू नोट डाउन मत करो, सिर्फ आपको बताने के लिए, मतलब आप वहां पे लिख सकते हो कि ये ऐसे हो सकता है 3.4। मतलब आप देखोगे तो ये ओडी की वैल्यू तीनों की सेम है, लेकिन जो इनर डाया की वैल्यू है वो क्या हो रही है, तीनों की कम कम होती जा रही है। मतलब पाइप 3 स्टैंडर्ड में वो नियरली इक्वल टू 3 ही है, लेकिन एक्सेस में और डबल एक्सेस में वो वैल्यू और ज्यादा कम हो रही है। क्यों? ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, पाइप मटेरियल। तो जब हम लोग पाइप, अब अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द इनर डाया ऑफ पाइप 3 इंच स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पाइप, ठीक है, अगर किसी ने पूछा कि 3 इंच स्टैंडर्ड पाइप का इनर डाया क्या है, तो आप उसको 3 भी आंसर दिया, नियरली इक्वल टू 3, वो आंसर सही रहेगा। लेकिन अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द इनर डाया ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 3 इंच पाइप, तो उसका आंसर 3 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो 3 नहीं रहता, वो क्या रहेगा, 3 से कम रहेगा, शायद 2.7 रहे, 2.6 रहे, 2.5 रहे, ऐसे हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड पाइप का इनर डाया नियरली इक्वल टू क्या होता है, 3 ही होता है। मतलब जो वैल्यू रहेगी उतनी ही रहेगी, आउटर डाया वेरी रहेगा, ठीक है, आउटर डाया नहीं रहता। जो वैल्यू 3 इंच दी रहती है वो उसकी इनर डाया की वैल्यू रहती है, वो भी सिर्फ स्टैंडर्ड पाइप की, है ना। तो ये जो वैल्यूज है पाइप की वो आपको ध्यान में रखनी नहीं है या फिर टेबल से निकालनी नहीं है, ये सारी वैल्यूज आपकी स्टोर रहेगी, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए। समझ में आया है चीज? अब यहाँ पे देखो, द पाइप इज डेजिग्नेटेड एज अ, द पाइप इज डेजिग्नेटेड एज अ पाइप 3 इंच स्टैंडर्ड। अब where 3 inch is the diameter of a pipe on the inside and the actual outside diameter is 3.5। देखो एक्चुअल आउटसाइड डायमीटर उसका अलग है, लेकिन इनसाइड डायमीटर नियरली इक्वल टू 3 है। नियरली इक्वल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखो नियरली इक्वल की हमारे मैथमेटिक्स में एक साइन होती है, कौन सी होती है, इक्वल की साइन, और उसके ऊपर आपका होता है कुछ ऐसे, है ना, एक वैल्यू होती है, उसका वर्ड मुझे नाम नहीं पता क्या होता है, लेकिन नियरली इक्वल टू वैसे रहता है, तो वो वाली साइन। तो नियरली इक्वल टू 3 रहेगी स्टैंडर्ड पाइप में, लेकिन बाकी पाइप में वो सेम नहीं रहेगी, इस पे ध्यान देना। फिर आगे का शेप होता है एसएस शेप, है ना। अब आप यहाँ पे ये भी नोटिस करो, करेक्ट, मटेरियल की थिकनेस है वो आपको समझ में नहीं आएगी। अब आगे का शेप देखें, एचएसएस शेप। एचएसएस स्टैंड फॉर अ हॉलो स्ट्रक्चरल सेक्शन। एचएसएस का लॉन्ग फॉर्म याद रखना, हॉलो स्ट्रक्चरल सेक्शन। इट इज फॉर्मरली डेजिग्नेटेड एज अ टीएस शेप। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स में आपको टीएस भी लिख के आएगा, या फिर कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट सेट रहेंगे, मतलब 90% कॉन्ट्रैक्ट सेट में आपको एचएसएस ही लिख के आता है, लेकिन कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट सेट रहेंगे डॉक्यूमेंट जिसमें आपको टीएस भी लिख के आएगा। टीएस मतलब टेबुलर सेक्शन, ठीक है, ट्यूबुलर, और एचएसएस मतलब हॉलो स्ट्रक्चरल सेक्शन, दोनों सेम ही होते हैं। If you refer the structural drawing or contract drawing, you can see many engineers and architects are still refer to this section as a TS, क्या, tubular section, whether it is rectangular, square or a round shape। एचएसएस शेप आपको आइदर रेक्टेंगुलर मिल सकता है, या फिर स्क्वायर मिल सकता है, या फिर राउंड शेप मिल सकता है। अब अगर वो रेक्टेंगुलर में है, स्क्वायर में है, या फिर राउंड में है, तो वो कैसे डेजिग्नेट होता है चेक करो। रेक्टेंगुलर एचएसएस इज डेजिग्नेटेड एज HSS 12 into 10 into 1/4,
मैंने आपको कहा था खेल में भी हम लोगों ने देखा था कि जो उसकी लॉन्गर साइड रहती है वो पहले डेजिग्नेट करते हैं, फिर शॉर्टर साइड और फिर उसकी थिकनेस। यहाँ पे भी सेम है, 12 जो लॉन्ग साइड थी वो 12 पहले डेजिग्नेट की, फिर 10 शॉर्टर साइड और फिर 1/4 थिकनेस। मतलब थिकनेस कौन सी, जो मटेरियल की थिकनेस है वो। अब ये जो एचएसएस सेक्शन है इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड कॉर्नर्स होते हैं, ये स्क्वायर कॉर्नर्स नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक है। स्क्वायर कॉर्नर्स आपको एचएसएस में कभी भी नहीं मिलेगा। जनरली आपने बहुत सारे जगह ऐसे देखे होंगे, है ना, बहुत सारे घर में हम लोग क्या करते हैं, कार शेडिंग के लिए, कार पार्किंग के लिए शेड कलर लगाते हैं, है ना, नॉर्मली। तो वहां पे देखो ट्यूबुलर सेक्शन यूज होता है एचएसएस, तो उनके कॉर्नर देखना वो राउंड कॉर्नर दिखेंगे। फिर स्क्वायर, स्क्वायर में क्या है कि दोनों साइड सेम। स्क्वायर में अगर देखोगे तो एचएसएस 10 इंटू क्वार्टर इंच। अब इनकी थिकनेस भी वेरी करती जाएगी, क्वार्टर, 3/16, 5/16, 7/16, 1/2, ये शेप्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। इनकी जो लेंथ है वो भी आपको 40 फीट से लेकर 60 फीट तक अवेलेबल रहती है, ठीक है। जनरली आपको कॉलम्स के लिए या फिर बीम्स के लिए ये शेप्स को भी यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने डब्ल्यू शेप देखा कि वहां पे बीम के लिए, कॉलम के लिए डब्ल्यू शेप यूज कर रहे थे, आपको एचएसएस शेप भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स में कॉलम के लिए या फिर बीम के लिए यूज होते हुए दिखेंगे। ये शेप आपको ब्रेसेस के लिए भी यूज होते हुए दिखेंगे। जैसे हम लोगों ने डब्ल्यू शेप में देखा कि वर्टिकल ब्रेसिंग के लिए डब्ल्यू शेप यूज हो रहा था, यहाँ पे आपको एचएसएस शेप डब्ल्यू मतलब क्या बोलते हैं वर्टिकल ब्रेसिंग के टाइम पे भी यूज होते हुए दिखेंगे। जब हम लोग वर्टिकल ब्रेसिंग पढ़ेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो राउंड एचएसएस इज डेजिग्नेटेड एज अ एचएसएस 10.000 मल्टीप्लाई बाय मतलब मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 0.50। अब ये राउंड एचएसएस देखो और पाइप, अब ये देखो ये राउंड एचएसएस और पाइप दोनों सेम दिख रहे हैं, राइट। लेकिन पाइप में और राउंड एचएसएस में डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है एचएसएस 10 इंटू 0.5 अगर लिखा हुआ है, तो जो एचएसएस का आउटर डाया है वो कितना रहेगा, एग्जैक्टली 10 रहेगा। लेकिन पाइप में वो चीज हो रही थी कि नहीं, पाइप में क्या हो रहा था, उसका डाया ज्यादा बड़ा था। मतलब वहां पे अगर मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, दोनों में क्या था कि अगर यहाँ पे एचएसएस 10 इंटू 0.5 और यहाँ पे लिखा है पाइप 10 इंच एसटीडी। अब देखो दोनों राउंड ही शेप है, दोनों राउंड है, ठीक है। लेकिन एचएसएस 10 में जो आउटर डाया रहेगा वो कितना रहेगा, 10। लेकिन पाइप 10 स्टैंडर्ड में जो आउटर डाया रहेगा वो कितना रह सकता है, शायद 10.5, 10.6 या फिर 10.7। समझ में आया। अब पाइप की जो मटेरियल की थिकनेस है हम लोग इसके अनुसार नहीं बता सकते कितनी है, लेकिन एचएसएस की अगर मटेरियल की थिकनेस बताऊं तो कितनी रहेगी, 0.5, ठीक है। मतलब इसका अगर इनर डाया निकालने जाओ तो कितना रहेगा, 9.5। ऐसा, ये एक डिफरेंस है। The HSS shapes are used for a column, beams, bracing and truss components. The popularly available grade for steel for HSS shape is ASTM. The grade for steel of HSS shape is A500 grade B, A500 grade C, A500 grade BC, ठीक है, ABC 3 शेप्स में अवेलेबल होता है, ग्रेड में अवेलेबल होता है, A500A, 500 ग्रेड B, 500 ग्रेड C। फिर प्लेट का ना फ्लैट बार। अब क्या है कि ऊपर के जो मेन शेप से ये तो ठीक है, लेकिन कनेक्शन मटेरियल के टाइम पे अभी क्या है कि कोई दो मेंबर्स को ज्वाइन करना है। जैसे हम लोगों ने एंगल देखा कि एंगल यूज हो रहा था कनेक्शन के लिए, अब वैसे आपको प्लेट्स यूज होते हुए दिखेंगे। शेयर डेप्थ के लिए दो मटेरियल ज्वाइंट हो रहे हैं तो कनेक्शन मीडिया जो रहेगा वो प्लेट्स करके यूज होगा। तो प्लेट्स आपको ये मिसलेनियस मटेरियल है, ठीक है। द प्लेट्स एंड फ्लैट बार materials are classified by their size. The AIC manual designate bars and plates depending on their width and thickness. Plates are used for connections, shim plate, built up member and a bend plate. ये shim plate क्या होती है, built up member क्या होता है, bend plate क्या होती है, आगे हम लोग देखने वाले। shim pack क्या होता है, shim plate क्या होती है, ठीक है। अब देखो the maximum available plate length is 20 feet. तो मैक्सिमम लेंथ जो होती है प्लेट की वो होती है 20 फीट की। लेकिन मैक्सिमम फैब्रिकेटर आजकल के जितने भी यूएस के लिए हम लोग काम करते हैं, वो मैक्सिमम फैब्रिकेटर की लेंथ मतलब वो प्रेफर करते हैं कि जो प्लेट की लेंथ है वो 10 फीट में चाहिए। क्यों, क्योंकि वो जनरली अवेलेबल होती है मिल से, इसलिए आप हम लोग मैक्सिमम टाइम पे 10 फीट के ज्यादा प्लेट बड़ी देते नहीं। या फिर जब भी फैब्रिकेटर के टाइम पे वो स्टैंडर्ड आता है उसमें लिखा होता है कि डू नॉट प्रोवाइड प्लेट मोर देन 10 फीट लेंथ।
ठीक है, ये चीज होती है। द प्लेट इज डेजिग्नेटेड एज अ पीएल। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस देखो, ठीक है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब डेजिग्नेट कर रहे थे आपको पता चल रहा था कि हम लोग उसकी पहले साइज डिफाइन करते हैं और फिर बाद में आखिरी में थिकनेस आते हैं। अब देखो प्लेट इज डेजिग्नेटेड एज पीएल 1/2 इंटू 4.5 इंटू 1/6। अब ये जो हाफ इंच है, पहले उसकी थिकनेस हम लोग देखते हैं, फिर उसकी विड्थ देते हैं और फिर बाद में उसकी लेंथ देते हैं प्लेट। समझ में आ रही है प्लेट डेजिग्नेट कैसे होती है? पीएल, फिर थिकनेस, प्लेट की विड्थ और फिर प्लेट की लेंथ। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब देखो where half inch is the plate thickness, 4/1/2 is the plate width and 1/3 is the plate length. ठीक है, usually flat material under 1/8 thickness is referred to as a sheet material or a gauge material. आपने देखो वीडियो में देखा होगा कि वहां पे राउंड राउंड करके थी, है ना, गेज दिखाई दे रही थी, गेज प्लेट दिखाई दे रही थी। अब क्या है कि 1/8 के आगे की मतलब 3/16 से लेके कुछ 1/8 तक या फिर 1.5 इंच तक हम लोग प्लेट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर 1/8 की थिकनेस की मटेरियल यूज हो रहा है तो उसको हम लोग गेज मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, उसको प्लेट में कंसिडर नहीं करेंगे, उसका अलग नाम होता है, उसको कहेंगे गेज मटेरियल और शीट मटेरियल। जनरली फैब्रिकेटर इसको प्रोवाइड नहीं करते, मतलब स्टील ड्रिलर के स्कोप में ये शीट मटेरियल नहीं आता। ठीक है, शीट मटेरियल इज नॉट यूजुअली प्रोवाइडेड बाय अ स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर। ये जो भी गेज मटेरियल वाला होता है वो प्रोवाइड करता है। The popularly available grade of a steel for plate and a flat bar is A36 and A572 grade 50। मतलब 36 KSI में या फिर 50 KSI में वो अवेलेबल होता है। 36 KSI की यील्ड स्ट्रेंथ कम रहेगी, 50 KSI वाले की ज्यादा रहेगी। मतलब जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन में वो प्लेट यूज हो रही है वहां पे वो A572 ग्रेड 50 यूज करवाएगा, अदरवाइज A36 नॉर्मल यूज होती है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रेड याद रखना। तो इतना था आपका शेप्स में। ठीक है, ये शेप सबको समझ में आया? जनरली इतने ही शेप सबको देखने मिलेंगे। फिर बाद में हम लोग और देखेंगे क्या क्या आती है, रॉड मटेरियल्स क्या होते हैं, है ना। हम लोग जब भी पढ़ेंगे तब वो सारी चीजें आने वाली है आगे जाके। लेकिन शेप सबको समझ में आई? अब देखो आपको अगर इसमें ज्यादा, हाँ हेलो, समझ में आ रहा है? ये सबको दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे एएससी की साइट है, एएससी की साइट में आपको और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा कि वहां पे अगर आप देखते हो तो ऊपर में देखो मैंने लिंक पे है skilldetail.asc.org और डब्ल्यू। तो उसमें देखो शेप्स के लिए बताया उसने, डेप्थ मतलब क्या रहेगी, है ना, कुछ जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल है, मतलब कौन से साइज से लेकर कौन से साइज तक सब कुछ दिया हुआ है। W40 का अगर मैं देखना चाहूंगा तो डायमेंशन क्या रहेंगे क्या नहीं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। ये सारे मैंने कहा कि मटेरियल फाइल हमारे पास होती है टूल्स में, वो सीधे सीधे रीड हो जाती है। लेकिन सपोज आप पहली बार अगर मतलब ऐसी मतलब आप खुद जाके अगर किसी कंपनी में काम नहीं करो लेकिन आपको पता है कि आपको मटेरियल फाइल बनानी है, तो सब शेप्स देखो, सारे शेप्स की साइज दी हुई है, कितने शेप्स यूज हो रहे हैं, है ना, 4 से लेके 44 तक। तो देखो इसको विड्थ क्या कहेंगे, डेप्थ, हाफ ऑफ वेब थिकनेस, वेब थिकनेस। अभी ये जो हाफ ऑफ वेब थिकनेस और वेब थिकनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब हम लोग कनेक्शन करेंगे तब आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। जब आप लोग कनेक्शन पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको हाफ ऑफ वेब थिकनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, वेब थिकनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लेट की विड्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये व्हाइट ये गेज दिख रहा है, वर्केबल गेज, है ना। ये वर्केबल गेज का मीनिंग क्या है कि जब मैं इस पे कनेक्शन करूंगा, कनेक्शन कैसा है कि यहाँ पे मेरा सपोज यहाँ पे एंगल आ रहा है, यहाँ पे मेरा एंगल आने वाला है, तो जब बोल्टिंग करूंगा तो ये वर्केबल गेज में ही मैं बोल्टिंग करूंगा ऐसे। और यहाँ पे आपकी फिर क्या आएगी, जो भी आपका डब्ल्यू आ रहा है उसकी वेव आएगी। समझ में आ रहा है, ये वेव ऐसे। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे, आपको ये चीज पता चलेगी। तो ये देखो वर्केबल गेज है, तो सेम चीज। प्लेन थिकनेस है, क्या हुआ, प्लेन थिकनेस प्लेन थिकनेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्लेन थिकनेस, उन्होंने लिखा नहीं है टीएफ, है ना, थिकनेस ऑफ प्लेन। टीएफ मतलब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर नहीं दिया है कि टीएफ वगैरह, टीएफ ऐसे शॉर्ट फॉर्म दिया नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया पीडीएफ उसमें आपको दिया हुआ है। फिर एम शेप देखो, सेम चीज दिखाई दिया है ना, एस शेप कैसे धीरे दिखती है। ये एएससी का साइट है, तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। एचपी शेप, सी शेप, ये सिर्फ देखने के लिए शेप कैसे दिखते हैं इसके लिए बता रहा हूँ।
फिर एमसी शेप, LWT, MT, ये वही है स्टैंडर्ड फाइल। ये सिर्फ क्या है कि जब कोई पहली बार मटेरियल फाइल मतलब सॉफ्टवेयर में ये वैल्यूज पुट करता है कि एग्जैक्टली वो वैल्यू क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर्पज के लिए है, बाद में हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शेप सबको समझ में आ गए सारे? ठीक है। अब अगला जो मॉड्यूल है हमारा वो है आपका 2B एंड 2C। मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट में दिखा देता हूँ 2B और 2C में क्या है। और फिर कल हम लोग वीडियो चलाएंगे। देखो 2B में क्या आता है, ठीक है, पार्ट 2B टाइप और ड्राइंग, टाइप्स ऑफ ड्राइंग। अब कौन कौन सी ड्राइंग आपको इंट्रोड्यूस होंगी जब आप डिटेलिंग फील्ड में जाओगे, तो कौन कौन सी ड्राइंग्स आती है? तो उसका कुछ है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, मैकेनिकल, जॉइस, प्रीकास्ट, एलिवेटर, रूफ ड्रेन, डेक ड्राइंग, मिसलेनियस ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन। मतलब इतनी सारी, जब कोई बिल्डिंग बनती है तो इतनी सारी ड्राइंग्स इंट्रोड्यूस होती है उस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, है ना। मतलब स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में सिर्फ आपको स्टील दिखेगा और थोड़ा बहुत कंक्रीट दिखेगा। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में वॉल्स दिखेंगी, टाइप्स ऑफ वॉल्स, फिर गेज मटेरियल, फिर या फिर एलिवेटर की ड्राइंग, एलिवेटर का कुछ आइटम दिखेगा, फिर विंडोज की कुछ टाइप्स दिखेंगी। फिर मैकेनिकल ड्राइंग्स में आपको कौन कौन सी मशीनरी यूज हो रही है ना, उसकी ड्राइंग्स दिखेंगी। मतलब कुछ है क्या बोलते हैं उसको, जैसे रूफ हैचेस मिलेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। उसके बाद जॉइस ड्राइंग में जॉइस मिलेंगे। प्रीकास्ट में प्रीकास्ट आपको पता रहेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीकास्ट के लिए क्या होता है। फिर एलिवेटर ड्राइंग में सिर्फ जो एलिवेटर का कोई वेंडर है वो एलिवेटर की खुद की ड्राइंग प्रोड्यूस करेगा कि कितनी जगह चाहिए, कहाँ पे उसको अटैचमेंट चाहिए आपके स्टील के साथ। तो इतनी सारी कोऑर्डिनेशन पर्पस, मतलब जब हम लोग काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी ड्राइंग्स भी जरूरी होती है। ठीक है, तो ये ड्राइंग के बारे में कुछ बताऊंगा। फिर 2C मॉडल पढ़ेंगे। 2C मॉडल में क्या है, 2C मॉडल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसा? हम लोग एबीएम कवर करेंगे। एबीएम का लॉन्ग फॉर्म है एडवांस बिल ऑफ मटेरियल। जैसे मैंने कहा था कि क्या है, जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट सेट आता है तो साइड बाय साइड फैब्रिकेटर को आपको लिस्ट रिपोर्ट भेजना पड़ता है कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट सेट में कितना मटेरियल यूज होने वाला है, कौन कौन से सेक्शन साइज यूज होने वाले हैं, कितने लेंथ की यूज होने वाले हैं, सो दैट वो फैब्रिकेटर पहले से ही परचेसिंग उसका डिपार्टमेंट होगा तो क्या करेगा, परचेसिंग डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट भेजेगा और उसके अनुसार वो पूरा स्टील पहले से खरीद के रखेगा। समझ में आ रहा है? और फिर उसके ऊपर वो जो अपने एबीएम रिपोर्ट में नंबर दिख रहे हैं वो पहले से उसमें पुट आउट कर दे, सो दैट आपकी जो ड्राइंग जाएगी, वो ड्राइंग जब जाएगी तो वो मटेरियल, जो मटेरियल का नंबर है वो उठाएगा और फिर उस पर फैब्रिकेट करना स्टार्ट करेगा। एबीएम उसके लिए यूज होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एंकर बोल्ट प्लान। अब क्या है कि जब बिल्डिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहला काम होता है अपना फुटिंग से लेकर, क्या है कि बिल्डिंग को पहले फाउंडेशन क्लियर करना होता है। क्या है, कंक्रीट वाला पहले फुटिंग, पियर सब सेट करेगा और उसके बाद फिर आपका स्टील स्टार्ट होगा, है ना। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि आपका स्टील कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अब क्या रहेगा कि आप खुद सोचो कि बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग में किस पार्ट में ज्यादा लोड है, किस पार्ट में कम लोड है, इसके हिसाब से डिजाइनर डिजाइन करता है बिल्डिंग में। तो कॉलम का बॉटम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि कॉलम में, मतलब एक बिल्डिंग में 100 कॉलम्स है और सारे के सारे कॉलम्स का जो बॉटम पार्ट है वो सेम है, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक सेम एलिवेशन, ऐसा नहीं होता। कुछ कॉलम ज्यादा डीपर होते हैं, कुछ कॉलम थोड़ा ऊपर रहेंगे, है ना। तो ये सारे एलिवेशन आपको कहाँ से फाइंड आउट करने होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग से। मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको टॉप मतलब आपको एलिवेशन कैसे फाइंड आउट करना, ये प्रोजेक्ट के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि एंकर बोल्ट प्लान कैसे बनाते हैं या फिर कॉलम को कैसे प्लेस आउट किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इरेक्शन ड्राइंग। इरेक्शन ड्राइंग मतलब क्या है कि आपने मॉडल डाल दिया तो इरेक्शन ड्राइंग का काम क्या होता है कि जो भी आपके बिल्डिंग में मटेरियल यूज है तो जब वो साइड पे जाएगा तो वो कैसे लगाएगा, है ना। तो उसके लिए जो ड्राइंग हम लोग देते हैं फील्ड पे उसको हम लोग कहेंगे इरेक्शन ड्राइंग। और टाइप्स ऑफ इरेक्शन प्लान, आपको ये भी इंट्रोड्यूस होंगे कि टाइप्स ऑफ इरेक्शन प्लान कौन कौन से प्लान आएंगे जब बिल्डिंग आप मॉडल बनाओगे तो उसके बाद कौन कौन से प्लान जनरेट होते हैं, तो ये सारी चीजें। तो ये रहेगा आपका मॉडल 2B और 2C। कल हम लोग इसका सबसे पहले वीडियो देखेंगे, वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है और उसके बाद में आपको फिर एग्जांपल लेके मॉडल मतलब इसमें दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ डिस्प्ले, फिर प्रोजेक्शन क्या होता है, एम्बेडमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें बहुत आने वाली है। तो कल के वीडियो में अच्छे से देखना है ये सारी चीजें। ठीक है, किसी को कोई कुछ डाउट?
या फिर कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर मैं सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ, और कल फिर हम लोग थोड़ा बड़ा सेशन रहेगा। कल मैं वीडियो पहले दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है? आपको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि अगर 5 मिनट 10 मिनट मुझे क्वेश्चन आंसर में जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन जब भी सेशन खत्म होता है उसके बाद आप एक बार वीडियो देखो और फिर वीडियो में अगर डाउट आता है तो क्लियर करो, है ना? मैं आपको अभी रिकॉर्डेड सेशन जो रहेगा 2B और 2C का वो भेज दूंगा, वो एक बार देख लेना और कुछ डाउट होता है तो वो पूछ लेना, क्योंकि अगर वो ज्यादा लेट हो गए तो शायद मैं भी नहीं बता सकता, है ना? टाइम नहीं रहेगा, तो आप तभी के तभी पूछ लो तो बेटर रहेगा। चलेगा? तो यहाँ पे मैं सेशन खत्म करता हूँ और ये रिकॉर्डिंग में आपको दोनों रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। गुड नाइट।